जय श्री राम। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के यूट्यूब चैनल पर पिछले हफ्ते हमने एक पत्रिका पोस्ट की। हमने आपसे पूछा कि इसकी मैरिड लाइफ के बारे में आप अपने विचार रखें, और हम चाहते थे कि आप लोग उसमें भाग लें, आप अपने उत्तर भेजें और उन उत्तर पर हम चर्चा करें। हम देखें कि लोग क्या-क्या सोचते हैं, कैसे नियम लगाते हैं, और वो सभी एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के व्यूअर्स के साथ हम शेयर करें कि देखिए लोगों की क्या-क्या अप्रोच है। तो बहुत खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर भेजे, जैसा कि अपेक्षा भी थी। उनमें से जो टॉप मोस्ट आंसर है लाइक वाइज़, उनको हम डिस्कस करेंगे आज कि वो उत्तर क्या थे, लोगों ने उन्हें क्यों पसंद किया, क्या उनकी क्वालिटी थी। और इसके साथ-साथ जो कुछ ऐसे आंसर हैं जिन पे लाइक्स तो कम आए, लेकिन एएलएस की टीम को ऐसा महसूस हुआ कि ये आंसर भी उतने ही अच्छे हैं या इनमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, मैं आप लोगों का परिचय करवाना चाहूँगा हमारी टीम से। आज इस क्विज़ के लिए जिन्होंने भाग लिया, उसमें हमारे साथ हैं एनम मखीजा, दिव्यांश जैन एंड अंकित वैद्य। मैं चाहूँगा दिव्यांश, आप कहाँ से हैं? भोपाल, राइट? नहीं, इंदौर। सर से जी सर। इंदौर से। अंकित जी, आप कहाँ से हैं फिलहाल? सर मैं भी इंदौर से हूँ पर बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। फिलहाल बैंगलोर में। एंड एनम, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ सर। चलो, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ ये तीन महारथी रहेंगे एलएस टीम से, और ये आपके उत्तर पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, समझाएंगे भी कि इन उत्तर को क्यों चुना गया या आप लोगों ने इसे क्यों पसंद किया। इसके साथ साथ जब हम टीम में इसको डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे सुझाव आए, जिसमें से एक सुझाव ये आया कि जो सबसे उम्दा आंसर होगा उसको कुछ पारितोषिक तो मिलना चाहिए, उसको कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो भीड़ से अलग लगे। तो दिव्यांश जी, क्या सोचा है हमने, क्या करने वाले हैं हम? जी सर, हमने सोचा था कि एक एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पे एक बहुत अच्छी सी बुक हम उनको गिफ्ट देंगे, जिससे उनका नॉलेज में इंक्रीज होगा और एक अप्रिसिएशन, साथ ही साथ एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि एक लगे भी कि रिवॉर्ड मिला है जो एफर्ट किया है उसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जिसका आंसर चुना जाएगा उसको एक राष्ट्रीय संस्था से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई आपका उत्तर बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम को अच्छा लगा। और साथ ही साथ, जैसा कि दिव्यांश जी ने बताया, ज्योतिष की कोई उम्दा किताब जो कम मिलती हो या जिसको पढ़ने से लगे हमें कि इससे ज्ञानवर्धन होगा व्यक्ति का, वो आपको भिजवाई जाएगी। तो अब सीधा चर्चा पे चलते हैं। तो कुंडली आप लोगों ने देखी थी तीनों ने, स्वाभाविक सी बात है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो एनम जी आपसे चालू करते हैं। बताइए कि कौन सा आंसर आपको अच्छा लगा और कितने लाइक्स आए उस पर। जी सर, नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। सर, एक आंसर है बच्चों की कहानियों अकाउंट से, जिसमें 16 लाइक्स आए हुए हैं। मैं हम्म। उनका आंसर सबके साथ शेयर कर देती हूँ। हम्म। इसमें वो कहते हैं, जय श्री राम सर। पहला पॉइंट, ये शादी के बाद अपने स्पाउस के कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठकर लग्न को देख रहा है। हम्म। आगे लिखते हैं कि स्पाउस जो बोलेंगे उसके अनुसार ये चलेंगे, क्योंकि गुरु जो कि सेवंथ लॉर्ड में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ हाउस में चंद्रमा गणमूल नक्षत्र में है, और विवाह के बाद इनकी फैमिली में कोई परेशानी आई होगी, और विवाह लाइफ या मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब भी रहे होंगे उस टाइम पर। हम्म। और विवाह, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि विवाह के बाद भाग्योदय हुआ है, क्योंकि भाग्य अधिपति शनि त्रिकोण में उच्च का बैठकर सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड को देख रहे हैं। एक और पॉइंट है इनका, वाइफ के जिद्दी स्वभाव और डोमिनेटिंग नेचर के कारण ये नेटिव परेशान रह सकते हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली से सप्तेश और काल पुरुष के सेवंथ हाउस भी रेट्रोग्रेड में, हाउस में भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठे हैं। हम्म। तो ये तो इनका उत्तर था सर, और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पे मैं बिल्कुल अग्री करूंगी इनके साथ। हम्म। क्योंकि स्पाउस का सेवंथ हाउस में सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं, और वो भी जुपिटर महाराज हैं, जो कि नेटिव को देख भी रहे हैं, मर्क्यूरी को अपनी फिफ्थ मतलब दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो 11th हाउस में बैठे हैं।
तो इनका स्पाउस का प्रभाव तो नेटिव पे है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो ये कहेंगे क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है जो कि इनका सेवेंथ लॉर्ड है, तो वो जुपिटर है तो थोड़ा धार्मिक मतलब धार्मिक भी हो सकते हैं, और जो वो कहेंगे स्पाउस वो ठीक कहने की उम्मीद है कि जो बोल रहे होंगे वो ठीक ही कह रहे होंगे। तो मतलब उनकी सोच जो है वो सही रास्ता दिखाने वाली होगी, अगर हम उसको ऐसा बोले। बाकी आप दिव्यांश सर और अंकित सर, आप बताएं अपने इनपुट्स। सर, इन्होंने कहा था कि नवमेश पंचम में गया है उच्च का होकर, तो वो शादी के बाद भाग्योदय करेगा। पर अगर हम थोड़ा सा भावचलित देखें तो मुझे जितना इसको सपोर्ट करना चाहिए था वो उतना नहीं कर रहा है, क्योंकि भावचलित में यह शनि पांचवें से छठे में आ रहा है और गुरु भी जो है वह छठे सातवें से आठवें में जा रहा है। तो इस कारण से जितना उसको सपोर्ट करना चाहिए था उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो अष्टम के गुण धर्म ज़्यादा लेगा, क्योंकि शनि जो है वो छठे में बैठकर आठवें को देख भी रहा है। तो ये एक बात मुझे इनके आंसर में लगी थी। दिव्यांश सर, आप भी अपना फीडबैक शेयर करें। जी, मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट इसमें लगा कि स्पाउस का एक इन्फ्लुएंस, सेवेंथ लॉर्ड जो कि गुरु जैसा प्लैनेट है, वो काल पुरुष की नवी राशि में बैठ के यदि लग्नेश को देख रहा है, तो स्पाउस का गाइडेंस मोर देन एक डोमिनेंस के बजाय मैं उसको एक गाइडेंस बोलूंगा कि आपको हर बात में सलाह देना, बताना ये सही है, ऐसा कर लो। उनकी एडवाइस नेटिव को बड़ी अच्छी होगी, बिकॉज सेवेंथ लॉर्ड इज ए नेचुरल बेनिफिट जो कि लग्नेश को देख रहा है। और ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। इसके साथ साथ इवन चंद्र कुंडली से हम यदि देखें तो भी लग्नेश और सप्तमेश दोनों नवपंचम है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है जो कि आपस में कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से अच्छा है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना है। देखिए, जो इस आंसर में एक पॉइंट आया था ना कि नाइन्थ लॉर्ड क्योंकि सेवंथ हाउस को देख रहा है, तो लक इज गोइंग टू फेवर द नेटिव आफ्टर मैरिज, कि उसका भाग्य उसका साथ देगा विवाह के बाद। आ, इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। बाकी आंसर बड़ा बड़ा अच्छा था, मैं वो सारे पॉइंट पर तो अग्री करूंगा। इसमें मुझे क्या लगता है, देखिए, आपके भाग्य का स्वामी या भाग्य भाव यदि उस पर सप्तमेश की दृष्टि होती, सेवंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस को देख रहा होता, नाइन्थ लॉर्ड को देख रहा होता, तब हमें कहना चाहिए कि आपके भाग्य में आपका जीवन साथी सहायक होगा। ठीक है। और अगर स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह है जैसा कि दिव्यांश आपने कहा, तो इस बात को और बल मिल जाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर मेरा भाग्याधिपति मेरे सप्तम और सप्तमेश को देख रहा है। ठीक है। मैं अंकित की इस बात से तो सहमत हूं, अंकित जी की, कि भाई 2 डिग्री का लगन है, 20 डिग्री का शनि है, तो भाव चलित में तो इसे मूव कर जाना चाहिए। एंड क्लासेस में भी जैसे हम डिस्कस करते हैं कि 18-19 डिग्री वाला गैप हो ना, थोड़ा सा ये डायलेमा वाला होता है कि ये भाव चलित में हिला कि नहीं हिला, क्योंकि भारत में लगन की डिग्री या जन्म का समय एग्जैक्ट नोट होने में इशू रहता है। तो हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो स्कोप लेके चलते हैं कि हो सकता है वो वहीं बैठा हो। तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन पॉइंट अंकित जी ने सही रेस किया था। इवन अगर वो है भी तो भी मैं कहूंगा नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड को देख रहा है, तो ये नेटिव के स्पाउस के लिए फेवरेबल है। उसकी मैरिड लाइफ के लिए जो भी आप कहें अच्छा है या जिस तरह से भी, लेकिन उस विवाह के बाद जातक का भाग्योदय ऐसे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं उसके फेवर में नहीं हूं। अच्छा, एक दिव्यांश आपने कहा, और मैं एनम जी को भी सुन रहा था कि वो भाई सप्तम का स्वामी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। आपने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया कि वो एक शुभ राशि में भी है। मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, वो एक शुभ ग्रह के साथ भी नजर आता है, चंद्रमा के साथ। और जी हम सर। जानते हैं कि जब भी विवाह की बात हो, बिना नवांश को चेक करे हम आगे नॉर्मली नहीं बढ़ते हैं। तो अपनी तरफ से मैं नवांश भी अगर जोड़ दूं, तो ये गुरु नवांश में बुध की राशि में है। तो जन्म कुंडली में गुरु में, नवांश में बुध में, दोनों जगह पे सौम्यता आ गई। तो डोमिनेंस वर्ड, या वो जो कहते हैं ना दबाव दबाव बना के रखेगी, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हमें इसको हल्के में लेना चाहिए कि तो सहायक होगी, मदद कर देगी, गाइडेंस देगी, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगी। अभी देखते हैं, चलो इस पर और आंसर क्या आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सो प्लीज दिव्यांश, आप अगला आंसर प्लीज बताइए, आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा। जी सर,
तो इनके बाद एक कुणाल मेड़ी जी का आंसर है, जिनको काफी सारे लाइक्स मिले थे एंड मुझे आंसर अच्छा लगा वो। सो मैं एक बार उसको रीड कर देता हूँ। आंसर इंग्लिश में है। आई स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, द स्पाउस इज वेरी नॉलेजेबल, हंस योग, एंड द नेचर ऑफ द स्पाउस इज ऑल्सो गुड। Lagna and Lagnesh is aspected by the seventh lord, so taking advice from the spouse is good for the native. Spouse may have overweight related issues. सो आई थिंक इनमें काफी सारे पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें हैं, गाइडेंस फैक्टर एक्सेट्रा। वेट वाला पॉइंट है, आई थिंक वेट वाला पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता, यदि वो गुरु वाटरी साइन में होता तो हम उसको और बोल पाते, फायरी में होने की वजह से मे बी, बट ठीक है, ओवरऑल पॉइंट अच्छा था। सेकेंड पॉइंट हम चलते हैं, वो है लेट मैरिज बिकॉज जुपिटर इज पोजिटेड इन द सेवेंथ हाउस एंड सैटर्न ऑल्सो एस्पेक्ट्स द सेवेंथ हाउस। सैटर्न इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मरकरी लग्नेश, सो इट माइट नॉट क्रिएट एनी इश्यूज ऑन द मैरिड लाइफ। ये भी मुझे काफी वैलिड पॉइंट लगा। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। सेवेंथ हाउस में जुपिटर है, जुपिटर के साइन में, जिसको सैटर्न देख रहा है, दोनों मंदगामी ग्रह हैं। अगर मैं चंद्र कुंडली इसमें ऐड करूं तो सेवेंथ लॉर्ड को अगेन सैटर्न देख रहा है। जो काल पुरुष की सातवीं राशि है वो सैटर्न उसमें बैठा हुआ है। हम यदि नवांश चाहते हैं, आप इनका नवांश बनाओगे, सेवेंथ हाउस में ही सैटर्न है, और जो शादी के कारक शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में गुरु की राशि में है, और D9 में शनि की राशि में शनि से दृष्ट है। तो अगर सब जगह जुपिटर सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ रहा है, और खास करके ये जुपिटर सैटर्न जो कि विषम राशि में बैठे हैं, जिनको हम बोलते हैं थोड़ा सा आपको विषमता आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो डिले को दिखाता है। मैं इस बात से एग्री करूंगा। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है, वीनस इज नॉट गुड इन रेवती नक्षत्र फॉर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, बट इट इज इन 11th हाउस इन चलित एंड नॉट रिसीविंग एनी एस्पेक्ट्स फ्रॉम द मेलेफिक प्लैनेट, सो इट्स नॉट बैड फॉर द नेटिव्स मैरिड लाइफ। इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ये ऐड कर सकता हूँ कि वीनस का रेवती में जाना शायद मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं रहे, बिकॉज रेवती की जो स्टोरी है थोड़ा सा वहां पे एक आ सकता है, बट अच्छी बात यह है वीनस अनअफ्लिक्टेड है। और खास बात यह है कि सप्तमेश अपनी राशि का, शादी का कारक उच्च का, तो वाइफ का स्टेटस हाई काफी कर देता है, ये मुझे लगता है। एक अच्छे कुल से वाइफ आनी चाहिए। और इसके बाद वीनस 10th में 11th में जहां भी हम चले, जैसा सर ने बोला, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, दोनों में ही अच्छा है बिकॉज कारक है वो। जो लास्ट पॉइंट है वो इनका है कि लग्नेश, लग्ना लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम बोथ द चार्ट्स इज पोजिटेड 5-9 विच इज ऑल्सो गुड। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिकॉज दोनों शुभ ग्रह हैं, आपस में त्रिकोण में है, तो मेंटल कॉम्पेटेबिलिटी मैच जाएगी, बिकॉज साइंस सिमिलर है, फायरी साइंस। अब इनमें से जो पॉइंट्स आपको सबसे अच्छे लगे, NMG और अंकित भाई, आप बताइए प्लीज। जी दिव्यांश, मुझे भी लग्न और जो सेवेंथ लॉर्ड का 5-9 कॉम्बिनेशन है, ये एक मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव है। शुक्र का उच्च होना, हालांकि नवांश में जो शुक्र है वो मकर राशि में जा रहा है और राहु और शनि से दृष्ट है, तो वो यहाँ पर कुछ समस्या दे सकता है। इसके अलावा आपने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ही ली। जी। और जस्ट टू ऐड ऑन टू द पॉइंट्स जो दिव्यांश सर ने भी बोला और अंकित जी ने भी अभी तो सारे मोस्टली कवर करे पॉइंट्स। इनमें बस एक पॉइंट फिर से हाईलाइट, अभी सर ने रिसेंटली एक वीडियो भी डाला था जो जिसमें मैलेफिक प्लैनेट्स का जो कि कारक ग्रह होकर देख रहे हैं, इसमें वो भी शनि महाराज हैं और बैठे उच्च होके होके बैठे हैं, 5th हाउस में देख रहे हैं 7th हाउस को। तो उसका प्रभाव गलत, उसका मतलब कोई प्रॉब्लमैटिक हम नहीं बोल सकते, डिले जरूर लेके आ सकता है। दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक आई वांटेड टू ऐड। हम्म। मैं दर्शकों को बता दूं, अभी इन तीनों को भी नहीं पता है जातक के साथ क्या हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। एंड यस, यू आर राइट। अभी वो जो दर्शकों ने कहा था वीडियो बनाने के लिए कि फंक्शनल बेनिफिक लेकिन नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट हो तो क्या होता है, तो सैटर्न उसी कैटेगरी में आता है इस लगन के लिए, जी और उसको जी हाईलाइट किया गया। जो मैं जोड़ने वाला था वो दिव्यांश जी ने ऑलरेडी कवर कर दिया, कि वो जो ओवरवेट वाली बात कही थी, दो चीजें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना। अभी मैं कहाँ पढ़ रहा था, एक एक
आयुर्वेदाचार्य के पास हम गए थोड़े दिन पहले, तो उसने उन्होंने ना वो एक अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसकी बैक साइड में वात कफ पित्त बॉडी के हिसाब से जो होता है उसके बारे में कुछ 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 लिखा हुआ था। तो अब हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें तो मजा आता है इन सब चीजों में कि यार ये इन्होंने पित्त प्रकृति के ग्रह ये होते हैं, कफ के ये होते हैं। तो मैंने कहा मैम ये मैं क्या इमेज ले सकता हूँ? तो कह रहा आप ही कैसे ले जाइए। सो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी कि वात प्रवृत्ति वाले लीन होते हैं, शोल्डर ऐसे होते हैं और वैसे वैसे वाला टाइप। और फिर पित्त में ब्रॉड शोल्डर और ऐसा जो भी होता है, आप हम लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन मतलब वो सब चीजें लिखी थी। तो ये डिस्कशन मैं एक नॉन एस्ट्रो बंदे से कर रहा था कि मैंने कहा देखो वो व्यक्ति पित्त वाला है, ये व्यक्ति कफ वाला है, ये वाला वात वाला है, एज पर ज्योतिष ग्रह जैसे बैठे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो जो लीन और जो शोल्डर के बारे में कहा गया वो तो इस पर अप्लाई नहीं होता। तो मैं उनको समझाया कि उनके माता पिता ऐसे नहीं है तो बच्चे पर असर तो माँ बाप का ही आएगा। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो हम पैदाइश लेकर पैदा होते हैं, वो तो देखो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। उसमें जो हम वेट गेन या वेट रिड्यूस करते हैं वो अपनी प्रकृति के हिसाब से करते हैं। तो जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि सेवंथ हाउस में जुपिटर बैठा है, जो कि कफ चढ़िए छोड़िए उन्होंने कहा वेट पुट ऑन करने के लिए है। मून उसमें एड ऑन भी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मून भी वहीं पर है। लेकिन वहां जो राशि पड़ी क्योंकि वो अग्नि तत्व थी, इसलिए इस लाइन को एज अ यू नो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं क्लाइंट को बोलते हुए सोचूंगा, क्योंकि मुझे लगा शायद ना भी लगे क्योंकि वहां पर मेष राशि। तो ये बात बिल्कुल सही करी आपने जो बोला अभी कि मेष राशि की वजह से ये पॉइंट कम हो जाना चाहिए। बाकी तो जो आप लोगों ने आंसर पढ़ा वो अच्छा ही था। इसमें एक चीज और मुझे दिख रही थी कि शनि वक्री है, जो सेवंथ हाउस को देख रहा है प्लैनेट, वो रेट्रोग्रेड है। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अभी और आंसर पे चलते हैं। तो अब हम अंकित जी आपके पास आते हैं, बताइए आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया, कितने लाइक? सर मुझे शुभम 5475 शुभम का आंसर काफ़ी अच्छा लगा और उनको 19 लाइक्स हैं। मैं आंसर पढ़ता हूँ वो। पत्नी धार्मिक स्वभाव की होगी, गुरु सप्तम में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनु राशि और चंद्र के साथ शनि से दृष्ट है। इस कारण से मुझे ये बात इनकी सही लगती है, क्योंकि जो इन्होंने कहा। फिर पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों नवपंचम हैं। ये बात ऑलरेडी पिछले आंसर में दिव्यांश जी ने डिस्कस कर ली है। घर के बड़े या पिताजी के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखती है। नवमेश शनि उच्च का सप्तमेश और लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। साथ ही पिता का कारक सूर्य लग्नेश बुध के साथ है। चंद्र कुंडली से भी सूर्य नवमेश होकर सप्तमेश के साथ बैठा है। तो सर ये पॉइंट मुझे सबसे इस आंसर में एक यूनिक पॉइंट लगा, क्योंकि एक तो शनि है, वो दो सब इनको देख भी रहा है, और साथ में वो अष्टमेश का भी, उस अष्टमेश भी है। सिर्फ वह नवमेश होता तो हम शायद इतना उसको बुरा नहीं कहते, पर क्योंकि अष्टमेश का रोल आ सकता है इसलिए ये बात हो सकती है। फिर जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सप्तम भाव में गंडमूल नक्षत्र का चंद्रमा, सप्तमेश गुरु पर शनि का प्रभाव, कारक शुक्र भी गंडमूल नक्षत्र में, चंद्र कुंडली से सप्तमेश बुध गंडमूल नक्षत्र में। हालांकि गुरु स्वराशि का व कारक शुक्र उच्च का है तो थोड़ा बचाव भी है। जातक को स्वयं भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिखती है। चंद्र और लग्नेश दोनों गंडमूल नक्षत्र में। तो सर ये भी मुझे एक यूनिक पॉइंट लगा इनके आंसर में। और इसके साथ मैं अपनी तरफ से भी एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर किसी भी भाव के दो कारक या भाव या भावेश गणमूल में चले जाएं तो वहां पर समस्याएं थोड़ी पैदा करते हैं। तो इस पत्रिका में भी अगर हम देखें तो जो भाव है सप्तम भाव वह 2 डिग्री पर आएगा, अगर पत्रिका सही है तो मतलब डिग्री सही है लगने की। तो भाव भी गणमूल में जा रहा है जो इन्होंने नहीं लिखा है। और अगर हम शुक्र को देखें जो कि विवाह का कारक है, वह भी गणमूल में जा रहा है। तो दो फैक्टर्स हमको गणमूल में मिलते हैं जो थोड़ी समस्याप्रद स्थिति दे सकते हैं। फिर मार्केश का प्रभाव भी बार बार आ रहा है, तो दूसरी शादी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने शायद चंद्रमा के लिए कहा है, क्योंकि चंद्रमा मार्केश होके सप्तम में बैठा है। फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ी उदासीनता भी दिखती है। बार बार शनि का प्रभाव आ रहा है, हालांकि उच्च का शुक्र इस
को कमी, इसमें कमी कर रहा है। पर फिर से अगर हम देखें तो शनि नवांश में उस शुक्र को देख रहा है, तो पर ठीक है, इनका इस पॉइंट से भी मैं अग्री करता हूँ। दिव्यांश जी और इनम जी, आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। दिव्यांश सर पहले आप बोलिए फिर। जी जी, थैंक यू अनिल जी। मुझे एक पॉइंट जिसमें सबसे अच्छा लगा जो नक्षत्र का था कि सप्तमेश पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, और पूर्वाषाढ़ की क्वालिटी है फिनेंशियल एफ्लुएंस और हम्बलनेस, ये दो चीजें। अब मैं यदि इसको कोरिलेट करूं तो साथ में सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है और फिर सेवेंथ लॉर्ड पूर्वाषाढ़ में है, तो मुझे ये चीज को हाईलाइट होता है कि जो लाइफ पार्टनर है इनका, वाइफ है, वो एक फाइनेंशियली एफ्लुएंट फैमिली से आनी चाहिए। एक ये पॉइंट मुझे लगा। दूसरा जो हेल्थ की बात करी, नो डाउट गंडमूल का असर है, बट अगेन फायरी साइंस अग्नि तत्व राशियां हेल्थ के मामले में अच्छी मानी जाती हैं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो उससे शायद मैं कहूंगा कि इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बिकॉज सेवेंथ लॉर्ड ओन साइन का फायरी साइन में बैठा हुआ है, और सैटर्न ट्राइन लॉर्ड भी है, लगन से नाइन्थ लॉर्ड है, नवांश कुंडली से भी ट्राइन लॉर्ड है, तो इतना बुरा शायद नहीं करे वो। ये पॉइंट्स है। एनएम जी प्लीज आप बोलिए। हाँ जी, एक पॉइंट आया था इसमें, सैटर्न बीइंग द एथ लॉर्ड आल्सो। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर, तो वक्री है, तो चेष्टा बल भी है, और दूसरा देख रहा है लगन सॉरी लग्नेश को, और सन भी उच्च का होके बैठा है। तो एट्थ लॉर्ड सैटर्न में सिर्फ ये, तो ये ससुराल पक्ष को भी दिखाएगा सैटर्न कहीं पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सन, क्योंकि और फिफ्थ लॉर्ड सॉरी सन बीइंग द थर्ड लॉर्ड तो है, लेकिन पिता का कारक होके बैठे हैं, वो भी डोमिनेट करेंगे, और ससुराल पक्ष से भी कहीं से डोमिनेशन, तो कोई फैमिली, दोनों तरफ की फैमिली से इनके ऊपर कुछ एक प्रेशर या डोमिनेशन होगा जरूर। ससुराल पक्ष और अपनी फैमिली जिसमें छोटे भाई भी होंगे और पिता भी, दोनों हो सकते हैं। फैमिली प्रेशर्स कहीं पर हैं दोनों तरफ के, तो किस पॉइंट पे हैं ये मैं अभी इतना एनालाइज नहीं कर सकती। नहीं नहीं, अच्छा मुझे एनम जी, सॉरी मैं कुछ मिस कर गया। आपने कहा प्रेशर दिखता है आपको, तो आप इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर की बता रहे हैं या लाइफ? मैं हाँ तो नहीं, सॉरी, नेटिव के ऊपर प्रेशर की बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम मैरिड लाइफ डिस्कस कर रहे थे तो ससुराल पक्ष बीच में मैं ले आई, क्योंकि एट्थ लॉर्ड है वहां पर। नहीं नहीं, सही है सही है। जी। तो अब आपने तो ये भी कह दिया बातों बातों में कि नाइन्थ लॉर्ड और नाइन्थ का कारक दोनों ही लग्नेश से कनेक्ट कर रहे हैं, और दोनों ही क्रूर ग्रह होकर लग्नेश के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अब इसको कुछ तो सोचना पड़ेगा, हालांकि मैरिज की बात चल रही थी पर आपने छेड़ दिया तार, तो अभी आ जाएंगे इसके ऊपर भी। एक चीज जो मैं अभी अच्छा भी लगा, नक्षत्रों का इस्तेमाल जिस तरह से शुभम जी ने किया। बात आती है जब गंड मूल की, तो एक तो हमें ये समझना होगा कि कारक ग्रह का गंड मूल में जाना, जैसे सूर्य अगर गंड मूल में है तो हम कहते हैं पिता के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सेहत अगर हमें खराब करनी है किसी की, मतलब खराब करनी नहीं है लेकिन अगर हमें बोलना है कि आपकी खराब है, तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि उसके लॉर्ड में कितना पोटेंशियल है। जैसे इस चार्ट में सेवंथ लॉर्ड अपने ही साइन में है, वीनस भी अपने ही अपने एग्जॉल्टेड बैठा है, ये हमें नजर आ रहा था। और तो इस वजह से ऐसे में सेहत खराब का टैग लगाना लाइफ पार्टनर के ऊपर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा हार्श हो जाएगा। अ, और जैसा कि अभी अंकित जी ने इस चीज को हाईलाइट किया था कि अगर लगन की डिग्री 245 है तो सेवंथ हाउस में 245 मूल में पड़ेगा। फिर जो शुक्र है वो भी रेवती में है, ठीक है। शुक्र का, क्योंकि वो उन्होंने बोला 3 में से 2 फैक्टर तो हमारे उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 3 में से 2 फैक्टर जा रहे हैं। सेवंथ हाउस में जब कोई प्लैनेट बैठ जाता है ना, एक बात समझिएगा, सभी दर्शकों को भी कहूंगा और हम जितने भी अभी सुन रहे हैं, अभी लाइव बैठे उन सभी के लिए, आ, शास्त्र ये कहते हैं नक्षत्र का अपना कोई फल नहीं होता, जब वहां ग्रह बैठ जाता है तो उसका फलित होता है। तो अगर सप्तम भाव में गंडमूल में कोई भी ग्रह बैठा है, जो कि बैठा है इस कुंडली में चंद्रमा, तो उसको हमें हाईलाइट करना होगा। लेकिन अगर ये खाली होता, यहाँ कोई नहीं होता, तो फिर हम इतना इस पे ध्यान नहीं देते, इग्नोर मार देते, इग्नोर कर देते कि अरे 2 डिग्री का कोई बात नहीं। क्योंकि आप ये समझना, सभी को कहूंगा मैं, जिसके भी लगन की डिग्री
13:20 से 16:40 के बीच में है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसकी भी लगन की डिग्री 13:20 से 16:40 के बीच में है, केवल उनकी कुंडली में 12 के 12 भाव में से कोई भी भाव गंडमूल में नहीं जाएगा। भाव स्पष्ट। क्या क्या क्यों नहीं जाएगा? अगर मान लो मेरे लगन की डिग्री 10 हुई तो कहीं तो मेष राशि होगी, वहां 10 डिग्री पे अश्विनी आएगा, कहीं धनु होगी वहां 10 पे मूल आएगा। राइट। जहां मेरी लगन की डिग्री 16 से ऊपर हो गई, मान लो 20 हो गई, तो जहां 4 नंबर की राशि है वहां अश्लेषा आएगा, जहां 8 नंबर की आएगी वहां पे अपना क्या बोलते हैं ज्येष्ठा आएगा, और 12 में रेवती आएगा। तो कहने का मतलब है कि भाव उसमें गया है कि नहीं, वो अगर और प्लैनेट जा रहे हैं तब तो आप इसको देखो, जो आपने किया अभी हाईलाइट किया इस पॉइंट को बड़े अच्छे ढंग से। अदरवाइज इसको इग्नोर किया जा सकता है। बाकी तो आंसर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने फ्रेम भी किया। बल्कि मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अभी जो सुन रहे हो, जो अगली बार जो अपना कमेंट लिखने वाले हैं, आप ना अपने कमेंट को ऐसे लिखिए कि उसको बुलेट पॉइंट में एक एक पॉइंट लिखते जाइए कि इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ या इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ। तो पढ़ने में भी आसानी रहती है और हमें पता लगता है आपको कितनी नॉलेज है। एक पैराग्राफ की तरह सारे आंसर अगर लिख दिए जाते हैं ना, तो ढूंढना पड़ता है कि इसमें कोई लाइन मिस तो नहीं हो रही है। तो उससे एक एडवांटेज मिलता है। तो शुभम ने इस मामले में शायद अच्छा किया था, जो मैं उसका आंसर देख रहा था, उसने बुलेट पॉइंट बनाकर ऐसे किया था। क्यों अंकित जी, सही कह रहा हूं ना मैं? उन्होंने इसी तरह से रखा है। जी सर। ओके। तो ये अच्छी चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लेते हैं वो आंसर जो एएलएस टीम को अच्छा लगा। हालांकि उनको इतने लाइक नहीं मिले, पर हमें लगा कि इन्होंने बात अच्छी रखी है या पते की रखी है, रखने का तरीका अच्छा है। तो अब हम उसके उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दिव्यांश आपसे। आप बताइए आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा और क्यों? जी सर। सो दो आंसर्स काफी अच्छे लगे। एक तो सीए गौरव मोदी जी का आंसर है जो मैं अभी पढ़ूंगा। इसके अलावा एक दिवनीत जी का आंसर है। दिवनीत जी हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, निपुण के, काफी सिंसियर स्टूडेंट है, एंड आंसर भी काफी अच्छा लगा है। बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं गौरव जी का आंसर पढ़ रहा हूँ। बट कुडोज टू दिवनीत जी ऑल्सो। सो गौरव जी का आंसर फर्स्ट, इन्होंने लिखा है वैवाहिक जीवन में कष्ट या पीड़ा होने की संभावना है। उनका रीजंस, लगन से सप्तम भाव में गज केसरी योग बन रहा है, और सप्तमेश गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, शुक्र भी अपनी उच्च राशि में है। अगर यह जातक पुरुष है तो पत्नी काफी सुंदर हो सकती है। जीवन साथी का संगीत, कला या वित्त से संबंध भी हो सकता है। बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा। सेवेंथ हाउस में दो नैसर्गिक शुभ ग्रह, चंद्रमा भी है, और सप्तमेश भी गुरु की राशि में, सॉरी कारक शुक्र भी गुरु की राशि में है। तो नेचुरल बेनिफिट्स का असर होने की वजह से सुंदरता का पॉइंट हम हाईलाइट कर सकते हैं। और इवन संगीत का पॉइंट आई थिंक वीनस का वाटरी साइन में जाना शायद उससे रिलेट करा इन्होंने, कला एंड संगीत का। ठीक है, आई वुड एग्री। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अष्टमी शनि उच्च होके प्रबल है, और उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर होने की वजह से विवाह में देरी हो सकती है। विवाह के बाद कष्ट दोनों हो सकते हैं। शनि नवमेश भी है, पर उनका नैसर्गिक क्रूर स्वभाव विवाह के लिए शुभ नहीं है। सप्तम भाव में चंद्रमा में मूल नक्षत्र के हैं जो विवाह के लिए शुभ नहीं है। ओके। सो ये पॉइंट हमने देरी वाला तो डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। मुझे लगता है जैसे सर आप हमेशा बोलते हैं कि मिथुन लगन में सैटर्न की भूमिका डबल फेज रहती है। सो अगर उसने ऑलरेडी डिले दे दिया है तो अष्टम का काम उसने कर दिया है। मुझे लगता है कि उसके बाद अब भाग्य का रोल देके उनको उन्नति देनी चाहिए लाइफ पार्टनर को। सो डिले अगर हो गया है तो मैरिड लाइफ में इतनी बुरी शायद नहीं बोलूंगा। उसके अलावा ये बात सही है, नैसर्गिक स्वभाव थोड़ा सा सैटर्न का ड्राई नेचर्ड है। ठीक है। बट इसमें यह पॉइंट है कि जो लग्नेश है वो भी 11th हाउस में जा रहे हैं, तो नेटिव का खुद का ध्यान जहाँ है वो भी इनकम में या पैसे में वहां पे ज्यादा है। सो इतना इफेक्ट शायद उन पर ना भी पड़े। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। चंद्र लगन से 12वें भाव में मंगल है, तो ये जातक को मांगलिक भी बनाता है। मंगल और केतु की युति हिंसा की तरफ इशारा करती है। चंद्र लगन से सप्तमेश बुध भी केतु के नक्षत्र अश्विनी में है, और सूर्य के साथ युति बना रहे हैं जो विवाह के लिए शुभ नहीं है। बुध पर शनि की सप्तम दृष्टि भी है। ओके, मांगलिक वाला पार्ट। सो इनमें जैसे हम हमेशा जब भी मांगलिक देखते हैं, हम लगन, चंद्र लगन, शुक्र लगन तीनों से देखते हैं।
अब मैं देखूँ लगन से तो मांगलिक नहीं है, चंद्र लगन से ठीक है मांगलिक है, शुक्र लगन से मांगलिक नहीं है, तो तीन में से दो से तो मांगलिक हुए नहीं है। अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर हर कोई ना कोई मांगलिक निकल जाएगा। सो मेरे हिसाब से मांगलिक वाले पॉइंट को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मार्स केतु अच्छे बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, नेटिव को फाइटिंग स्पिरिट देंगे, वो चीजें हैं। और इसके अलावा जो इनका एक पॉइंट था, हाँ, केतु के नक्षत्र अश्विनी में है, तो शायद इस वजह से वो केतु का नक्षत्र की वजह से थोड़ा सा उसको नेगेटिव ले रहे होंगे। अश्विनी वैसे काफी अच्छा नक्षत्र है, गंडमूल की वजह से ठीक है रिश्तों में वो, और जो सर ने पहले बोला वो हो सकता है, बट नेचर खराब नहीं करता है अश्विनी में, ये पॉइंट बस ऐड करूंगा। लास्ट पॉइंट जो इनने बड़ा एक यूनिक करा है, इन्होंने उपपद लगन का यूज करा है, जो कि जेमिनी में काफी इंपॉर्टेंट टूल है जब भी हम मैरिड लाइफ देखते हैं। उपपद आपको पता होगा, मिथुन लगन के लिए हम 12वें भाव का पद लेते हैं, और यदि मैं इन चार्ट में उपपद बनाता हूँ तो मकर बनेगा, बिकॉज 12वें का स्वामी अपने से 11वें है, उससे हम 11वें जाएंगे, तो मकर लगन बन जाएगा। और यदि हम उपपद से बनाते हैं, अब इन्होंने क्या लिखा है, उपपद लगन मकर है, उससे सप्तम भाव पर मंगल केतु और राहु की दृष्टि है, राशि दृष्टि है, ये अच्छा पॉइंट है, जो वैवाहिक जीवन के लिए काफी कष्टदायक है। ओके, अब उपपद लगन में जैसा हम देखते हैं, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं लगन सेकंड और सेवेंथ, इन हाउसेस में क्या कोई प्लैनेट प्रेजेंट है, तो इनके तीनों ही भाव खाली है, प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। और इसके बाद जो इन्होंने बोला है कि लगन पर, क्योंकि चर लगन है उपपद लगन मकर, तो स्थिर राशि में बैठे ग्रह उन पर दृष्टि देंगे, मार्स राहु केतु। जेमिनी में एक थोड़ा सा पार्ट हो जाता है, क्योंकि राशि दृष्टियां हैं, बहुत सारी दृष्टियां आ जाती हैं, तो केवल एस्पेक्ट से इतना नेगेटिव शायद हम नहीं बोले, और बाकी पॉइंट्स अच्छे दिख रहे हैं, मैं इसको इतना हाईलाइट नहीं करूंगा। और अंकित भाई और एनम जी, आपका क्या ओपिनियंस है इन पर? ओके, आपने सब बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं बहुत अच्छे से। हम भी समझ रहे हैं आपके साथ साथ आपके समझाने से। बस यही पॉइंट कि सॉरी, सैटर्न जो है, जो आपने भी हाईलाइट किया कि एट्थ वाला अपना काम तो करेगा ही, एट्थ लॉर्ड होकर अपना वो दिखाएगा। तो एट्थ लॉर्ड की वजह से लेट हुआ मैरिज, और वो जो जैसा सर बोलते हैं कि रोमांस में थोड़ी सी कमी लाने की, क्योंकि ये है धनु राशि और सैटर्न भी वहां देख रहे हैं, तो वो वाला पॉइंट हम ले सकते हैं। और अदरवाइज इस वाली कुंडली के लिए तो ये मैलिफिक ना लेके हम इसको एक नाइन्थ लॉर्ड का दर्जा देंगे, तो ये वाला। जी आप दिव्यांश। अंकित जी, हाँ। जी दिव्यांश जी, मुझे भी आपकी सारी बातों से सहमत हो, आपको छोड़ते नहीं हो हमारे लिए वैसे तो। और अगर मंगल केतु के लिए अगर हम कहें तो वो उनकी पोजीशन मुझे भी अच्छी लगी। बस ये है कि मिथुन लगन में मंगल सबसे ज्यादा अकारक ग्रह हो जाता है, तो नेचर जो नेटिव का है उसको अग्रेसिव बना सकता है। तो मैरिड लाइफ या स्पाउस के लिए तो खराब, मतलब स्पाउस तो खराब नहीं है, पर हाँ ये नेटिव ही कुछ तोड़फोड़ करे तो कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा, सर जो हमेशा कहते हैं उनकी बात को ही बस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो आपने दिव्यांश जी ने भी कहा कि केतु के नक्षत्र में ना कहकर अगर ये गंडमूल नक्षत्र कहते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि केतु का नक्षत्र सिर्फ हम दशा के समय पर देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। मजा आ रहा है यार ये तो करने में। एक तो देखो, वो जो लोगों का आंसर तो पढ़ ही रहा हूँ, आप तीनों से भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, कितनी ज्यादा कितना ज्यादा आपने एब्जॉर्ब किया है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ वो उपपद क्योंकि छेड़ा है तार, तो थोड़ा सा तो उसको हम भी कुछ उसमें ऐड ऑन तो करेंगे ही। तो एक बात तो ये कि जैसा कि अभी दिव्यांश भी बता रहे थे, कि जेमिनी में राशि दृष्टि होती है, और एक राशि को बाकी की तीन राशियां देख रही होती है, तो बहुत स्कोप होता है कि आपके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट आ ही जाए, क्योंकि मेलेफिक है भी ज्यादा। आपके पांच पांच ग्रह तो डायरेक्ट मेलेफिक है, राहु केतु सूर्य मंगल शनि, और वो भी बाकी तीन चार पर भी कंडीशन लगा के वो मेलेफिक बन जाते हैं। तो इसलिए मेलेफिक की दृष्टि को लेके तो ज्यादा हो हल्ला करना नहीं चाहिए। दूसरा, उपपद लगन का लग्नाधिपति तुला राशि में बैठा है। ठीक है, उपपद कुंडली मकर लगन की थी, और उसका जो लग्नाधिपति बना या सेकंड लॉर्ड बना, जब अभी आपने ये पॉइंट रेस किया था कि दूसरा सातवां और लगन, इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए।
अब अगर वो तीनों घर खाली हैं तो इनके अधिपति को देखना चाहिए कि इनके अधिपति किस तरह से पोजिटेड है। तो अगर मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, हमें दिखता है ये दोनों तो भली बैठे हैं। और सूर्य से 7वें घर में शनि आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस आधार पर दिग वो भी मिल गया, चेष्टा बल भी मिल गया, प्लस एग्जॉल्टेड भी हो गया। हालांकि इसको हम जानते हैं कि ये नेवर सेटिस्फाइड एटीट्यूड देता है कि यार हर टाइम में रोना है, कहना है कि अच्छा नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन ये नजर आता है। बाकी तो खैर पॉइंट बड़े अच्छे से डिस्कस हुए, और गणमूल की भी बात अभी हुई। केतु के लिए अंकित ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी कि भाई केतु का नक्षत्र मत कहिए, कि अश्विनी के अपने गुण हैं, अश्विनी के 2 अश्व हैं, सर्व कला दक्षौ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि बंदा एक्सपर्ट है अपने काम में, तो उसको तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। एक मांगलिक पर बहुत अच्छे पॉइंट को रखा गया। देखो, या तो वो होता नहीं, या तो हम मांगलिक को बहुत हवा बना देते हैं लगन से देखकर ही, अरे मांगलिक है मांगलिक है। तो यहाँ पर तो वो बेचारा बच्चा ना तो लगन से मांगलिक था, ना शुक्र लगन से मांगलिक था, केवल चंद्रमा से मांगलिक था। तो ऐसे में मांगलिक लाइन अगर आप बोल देते हो, मान लीजिए मैं लिख कर दे दूं किसी को कि आपका संतान चंद्र लगन से मांगलिक है, आप एक तो उसे टेंशन दे दोगे, ऊपर से बाकी एस्ट्रोलॉजर आपकी बात को डिनाई करेंगे, कहेंगे कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, लगन से तो नहीं है, शुक्र से तो नहीं है। तो वो आप नेगेटिविटी बढ़ाने का काम करोगे, और उसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मैरिड लाइफ पर दिखता भी नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो मास केतु कंजंक्शन है, ना तो वो 7th हाउस को देख रही है, ना 7th लॉर्ड को देख रही है, ना इवन कारक को देख रही है। तो इस कंजंक्शन को, जैसा कि अंकित जी ने भी कहा, नेटिव के बिहेवियर से जोड़ के आप बोलना चाहो, यूर मोस्ट वेलकम। आप बोलिए कि मंगल की दृष्टि लगन पर है, लग्नेश मंगल की राशि में है, सूर्य के साथ है, वो सब चलेगा। लेकिन अगेन मैरिड लाइफ है तो फोकस ऑन मैरिड लाइफ की, नेटिव की मैरिड लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो खैर बहुत अच्छा आंसर रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला किन के पास चले हम? पहले अंकित जी के पास चलते हैं, फिर एनम आपके पास आते हैं। अंकित जी। सर मुझे दो आंसर्स अच्छे लगे थे, एक राजेश गुप्ता जी का और महेश दीपू जी का। मैं समय के चलते मैं राजेश गुप्ता जी का आंसर पढ़ता हूँ। जय श्री राम नितिन सर। सप्तम भाव में चंद्रमा होने के कारण और शुक्र के उच्च होने के कारण यह दिखता है कि जातक की पत्नी सुंदर होगी। ये इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि नेटिव लड़का है, पर हमें अभी एक सेंस है। शनि जो है वह सप्तम भाव सप्तमेश व चंद्रमा और सूर्य कुंडली दोनों से ही सप्तम सप्तमेश पर प्रभाव जमा रहा है। वह काल पुरुष की सप्तम राशि पर भी शनि का प्रभाव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि शादी में इनके शनि का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इसके कारण इनका वैवाहिक जीवन उदासीन, निरस्तापूर्ण व मैच्योर होगा। शनि के अष्टमेश के कारण थोड़ी अ, थोड़ी उनके जीवन में हुड़दंग जीवन में आ सकती है, किंतु नवमेश भी है, इस कारण वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। सप्तमेश गुरु भी भाव चलित में इनके अष्टम भाव में चला जाएगा, जो कि मैरिड लाइफ में संघर्ष इंगित करता है। आई थिंक हम ये सारे पॉइंट सर कर चुके हैं। तो अगर एनम जी या दिव्यांश जी आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक हमने पिछले आंसर्स में काफी कवर कर लिए पॉइंट्स। सर आप जी बताएं। नहीं, मैं इस आंसर में राजेश जी के आंसर में सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, इन्होंने जो शनि का प्रभाव लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, काल पुरुष की 7वीं राशि, सूर्य कुंडली या ये सुदर्शन कुंडली का जो इस्तेमाल इन्होंने किया है, वो हमेशा करना चाहिए। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर आप सही तरीके से फलित करना चाहते हैं तो अप्रोच यही होनी चाहिए जो गुप्ता जी की रही, कि भैया आपने तीनों से देखना है कि शनि का प्रभाव है। जैसे थोड़ी देर पहले एक आंसर में कला संगीत के प्रति रुचि की बात की गई थी। अभी क्या है कि अगर मेरे सप्तम भाव में धनु राशि है, मेरा सप्तमेश गुरु है, मेरा शुक्र जो कि कला का कारक भी है, या थोड़ी देर के लिए पत्नी का कारक मान के चले, तो वो भी मीन राशि में है। तो मैं जुपिटेरियन ट्रेट को हाईलाइट करूंगा रादर देन वीनस ट्रेट, कि भैया ये कला के क्षेत्र में होंगे, संगीत के क्षेत्र में होंगे, मैं कहता हूँ भजन में मन लगता होगा, आध्यात्म में मन लगता होगा, एथिकल होगी। मैं इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए हमें, रादर देन वो संगीत कला वाला। वो तब करते जब सप्तमेश शुक्र की राशि में होता,
शुक्र की राशि में होता, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते तो हम उसको ज्यादा हाईलाइट करते। अभी वो थोड़ा ज्यादा मतलब जो मैं मेरी अप्रोच है, मैं इस लाइन को नहीं रखूंगा फ्रंट पर, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइन जरूरी नहीं है कि उस नेटिव के ऊपर अप्लाई हो। इसी प्रकार जो अभी गुप्ता जी की बात है, गुप्ता जी ने शनि को पकड़ा है ना सभी लग्नों से, और इसको उसको शुरुआत में शायद दिव्यांश जी ने भी एक जगह डिस्कस किया था इसको। तो वो चीज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से देखा। तो शनि की नीरसता, शनि का जो भी आप प्रभाव कहना चाहो, वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए जी, अब हम चलते हैं एनएम जी के पास। एनएम जी, आप बताइए आपको कौन सा जी आंसर। सर, आंसर्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, और उसमें से मैंने पहले दो देखे, लेकिन वही समय की कमी होने के कारण एक हम चूज कर रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, प्रीति सक्सेना जी का। और दूसरा जो एक और बहुत अच्छा आंसर था वो डॉक्टर मनवेंद्र गौड़ का है। अभी मैं पढ़ूंगी प्रीति जी का आंसर। लिखती हैं, नमस्ते सर, इस कुंडली में वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा नजर नहीं आता है। सप्तमेश गुरु स्व राशि का है, परंतु कुंडली के अष्टम में शनि से दृष्ट होना, चंद्र कुंडली के सप्तमेश का शनि से दृष्ट होना, सूर्य कुंडली से भी सप्तम भाव पर व काल पुरुष की सप्तम राशि पर शनि का प्रभाव, और शनि का यही प्रभाव नवांश के सप्तम में निरंतरता से आना, इसमें वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि विरक्ति व दुख का ग्रह है। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो रखा, विवाह का कारक शुक्र नवांश कुंडली में मकर राशि में शनि व राहु से दृष्ट है, जो कि पुनः वैवाहिक जीवन में निरस्ता को दिखाता है। नवांश का लग्नेश भी शुक्र ही है, जिसका मकर में पीड़ित होना वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से जातक के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नवांश के अष्टम में दो पाप ग्रहों सूर्य व राहु का होना वैवाहिक जीवन में किसी श्राप को इंगित करता है। चंद्रमा का मूल नक्षत्र व विवाह के कारक शुक्र का रेवती नक्षत्र में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए सुखद नहीं है। मूल नक्षत्र आर्थिक उन्नति के लिए तो अच्छा है, पर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। रेवती नक्षत्र के लिए भी एक कहानी आती है कि रेवती ने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की कि चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ एक सा व्यवहार नहीं करते हैं, इसीलिए रेवती नक्षत्र भी वैवाहिक जीवन के लिए इस प्रकार किसी प्रकार की कमी को दर्शाता है। तो ये सर प्रीति मैम का आंसर था। तो अब आके सर हम चाहेंगे, ये तो देवांश सर और अंकित सर, आप इस वाले उत्तर पे कुछ बोलना चाहेंगे तो बताएं। जी, मेरी तरफ से तो कोई कमेंट्स नहीं है इस पर। देवांश सर। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, जो उन्होंने नवांश का यूज किया, ऑल्दो दिया नहीं था नवांश साथ में, बट ये एक इंटेलिजेंस को दिखाता है कि आप D1 के डिग्री से D9 बना रहे हो, और बिना नवांश के मैरिड लाइफ का फलित हम करते ही नहीं है। और उसमें भी जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि एक प्लैनेट जो कॉन्स्टेंटली अफ्लिक्ट करता आ रहा है या इन्फ्लुएंस करता आ रहा है, तो ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा। बाकी सर प्लीज आप बोलिए। नहीं, और मुझे पता है अच्छा क्या लगा, जो आंसर आपने ऑप्ट किया, आपको तो नहीं पता था ये कौन है। ये भी हमारी छात्र हैं और बहुत अच्छी छात्र हैं। और जिस तरह से इन्होंने अष्टम भाव में वो श्राप वाली बात कही, आप भी समझ गए होंगे कहीं ना कहीं, ये लाइन तो आपको याद है कहीं ना कहीं से। सो नहीं नहीं, शी इज एब्सोल्युटली राइट। उनका आंसर बताने का तरीका भी अच्छा है। और अब जरा हम समझे कि जातक के साथ हुआ क्या, क्योंकि आपको भी तो बताऊं क्या रहा क्या। जी सर। तो जिन्होंने ये कहा कि मैरिड लाइफ डिले के साथ है, बैंग ऑन, बिल्कुल इसका विवाह देरी से हुआ। ठीक है। तो कितने साल में हुआ? 32 एक साल की उम्र थी, 31 का खत्म होना 32 का स्टार्ट होना, ऐसे वाली एज थी, जो कि इनकी फैमिली से लेट ही था। ठीक है। एक दूसरा, जिन्होंने भी कहा इनकी पत्नी सुंदर होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। पर जिन लोगों के, एक मैं सॉरी बीच में रोकूंगा अपने आप को और मैं कुछ और विषय पर बोलूंगा। आंसर बहुत सारे आए थे। आप दोबारा कमेंट सेक्शन में जाके सभी दर्शकों को कहूंगा वो पढ़िएगा जरूर।
तो अब सारे आंसर ले पाना आप भी समझते हैं कि अब तो हमारा ये 24 घंटे का हो जाता शो, 24 नहीं तो 7-8 घंटे तो चलता। अब इतना लंबा कौन चलाएगा। तो हम इसलिए सारे आंसर नहीं लिए, पर मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ कि अगर आप करेक्ट थे तो भी आप खुश रहे कि यार हम जा तो सही ट्रैक पर रहे हैं, बोल तो सही रहे हैं। बाबा आंसर चुना गया नहीं, वो बात की बात है। जीवन साथी सुंदर है। जीवन साथी में गुरुत्व वाला प्रभाव भी है। सुंदर भी, सुंदरता भी कई प्रकार की होती है ना। एक होता है सुंदर, कैसे कहूं मैं, कि वीनस वाला सुंदरता होती है, और एक गुरु वाली होती है। तो एक देवीय स्वरूप नहीं बोलते कि किसी को देख के मन में आस्था या रिगार्ड डेवलप हो के, नहीं, बहुत वेल पॉइज्ड और बहुत ही अच्छा व्यवहार वो इनके जीवन साथी का है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर आपने किसी ने लिखा था कि ये अच्छे फैमिली से आते होंगे इनके पार्टनर, ये बात भी बिल्कुल सही है। जातक के कंपैरिजन में जातक की वाइफ एक बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है। ऐसा नहीं है कि जातक की फाइनेंशियल कंडीशन कोई खराब है, जातक की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन रिच है। पहली जनरेशन है उनकी जिन्होंने थोड़ा अच्छा पैसा देखा है या अपनी मेहनत करके वो वहां पहुंचे। जो दूसरी तरफ जो इनका जीवन साथी है, जो गुरु बना सप्तम भाव में बैठा, वो खानदानी पीछे से उनका बैकग्राउंड अच्छा रहा है। तो एक होता है ना मैनरिज्म, आपने शब्द सुना होगा, बैठने उठने की तमीज, लिहाज, वो लाइफ पार्टनर में कहीं ज्यादा है कंपेयर टू जातक। तो वो चीज रहेगी। जातक का अपना स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव है, जैसा कि आप देख रहे थे, मंगल लगन को देख रहा है, लग्नेश मंगल की राशि में सूर्य के साथ है, तो एग्रेसिव रहा है। दबाव की बात कही थी ना, जब मैंने कहा था आपने 9th हाउस को छेड़ तो दिया है, 9th लॉर्ड को और उसको, तो जी आप सर। कह सकते हैं कि फादर की स्ट्रगल में इसने काफी कंट्रीब्यूट किया, और दोनों ने मिल के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी की। लेकिन कहीं ना कहीं पिता के कारण, पिता की कई वजह से ये जातक दबाव में रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर अष्टमेश की बात हुई थी कि भाई ये तो अष्टमेश भी है। संतान, वैसे अभी तो हम विवाह डिस्कस कर रहे तो संतान पर नहीं जाते, पर संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आई थी, हर्डल आई थी। वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, अब खास बात यह है। चलो, जीवन साथी का मैंने बता दिया, दिखने में ऐसे हैं, परिवार से अच्छे हैं, शादी लेट हुई। वो नीरसता, वो शनि वाले गुणधर्म है, जिस वजह से जातक, क्षमा कीजिएगा, कई बार इसको जिक्र आता है कि बस ठीक है यार, अच्छे हैं, सब घर में तारीफ करते हैं तो मैं भी तारीफ करता हूँ, बट ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब कमी निकालने के लिए, कमी कुछ है नहीं इसके जीवन साथी में, तो अच्छी सजेशन देते हैं, अच्छे क्या कहूँ मैं, कंसल्टेंट है और वो सब है, और अपने हस्बैंड के बिजनेस में पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सैटर्न वाला पॉइंट है, उस वजह से दोनों के बीच में तालमेल कोई बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली फिजिकल। ठीक है, वो सैटर्न का इन्फ्लुएंस जो आप लोग देख रहे थे, शनि कालपुरुष की 7वीं राशि में, शनि का प्रभाव सप्तमेश पर, तो उसका प्रभाव उनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर आया, जो कि अभी ड्राई है। तो वो चीज बिल्कुल ठीक है। बाकी आंसर तो बहुत सारे थे और बहुत अच्छे अच्छे थे। कुछ और रह गया होगा तो आप, अगर आप तीनों कुछ पूछना चाहें दर्शकों की तरफ से कि ऐसा ये और बता दो शादी के बारे में, तो पूछ लीजिए, और अदरवाइज फिर हम आंसर्स के बारे में और बात करते हैं कि सबसे अच्छा आंसर कौन सा रहा, वगैरह वगैरह। कुछ पूछना है? सर आप कंटिन्यू करें। फाइन, फाइन, फाइन। अच्छा, हाँ, वो एक और बात हुई थी ना, गुरु की वजह से फैट पुट ऑन वाला, और थोड़ा ऐसा कुछ कहा गया था। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन विवाह के, सॉरी, संतान के बाद कंपैरेटिवली थोड़ा सा वेट गेन किया है। हालांकि कपल अभी भी ऐसा, वो उन ऐसा फर्क नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट फर्क हो जाता है ना कई जगह के, कि भाई वो टॉम एंड हार्डी वाली स्टोरी, टॉम एंड हार्डी वाला होता था ना केस, या नहीं, लॉरेन हार्डी। लॉरल। हाँ, वैसे वाला जोड़ी तो नहीं है, ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। तो वो चीज है, लेकिन अगर हम इसको वेट गेन माने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों ने पॉइंट रखा है तो पूरी बात पता होनी चाहिए। संतान होने के बाद जीवन साथी ने वेट गेन किया, जो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, भारत में तो ये बहुत कॉमन सी बात है, तो ये चीज हुई है। अब बात करते हैं, इतने सारे आंसर हमने डिस्कस कर लिए, कुछ नाम मैं बोल देता हूँ एक बार,
जो मैंने देखा कि उन आंसर्स में थे। या अंकित जी आपके पास अगर वो शीट हो, दिव्यांश जी आपके पास हो, जो एलएस टीम ने बनाई थी, उसमें एक बार वो अकाउंट के नाम प्लीज बताइए जिनके हम नहीं पढ़ पाए लेकिन नाम बड़े अच्छे अच्छे आंसर आपको लगे थे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेस्ट आंसर कौन सा सेलेक्ट किया गया है आप लोगों ने लाइक के माध्यम से, और हम लोगों ने, एलएस टीम ने पूरा आंसर पढ़ने के बाद। सर जो अच्छे आंसर्स हमको लगे थे, अच्छे लाइक्स थे जिन पर, वो हैं राम से 7.7, कुणाल मेधी जी का हमने आंसर डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। वाटिका जी थी एक, उनको 15 लाइक मिले थे। फिर अंकुर लाइव सॉन थे, उन्हें भी 15 लाइक मिले थे। शुभम जी का आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर एक नीलेश नीलेश कलमकर, इन्हें 11 लाइक मिले थे। और बच्चों की कहानियां जिन्हें 16 लाइक मिले थे, उन्हें उन्होंने उनका आंसर हमने डिस्कस कर लिया। और जो बाकी हमने आंसर डिस्कस किया उसके तीन साथ आपने एक एक नाम और बोला था जिनका आपने कहा कि हम नहीं कर पाए, तो एनम आपने किसका और देखा था नाम जो अच्छा लगा था? सर डॉक्टर मनवेंद्र कौर। एंड डॉक्टर मनवेंद्र गौर, एक राजेश जी थे जो नाम लिया था, आई थिंक। हम्म हाँ, डॉक्टर सॉरी, मिस्टर राजेश गुप्ता हम्म वो हम्म। थे। उसके अलावा हमने सीए गौरव मोदी जी का तो पढ़ ही दिया था, तो ये था। और एक बाकी देवनीत देवनीत भी था, मुझे याद आया हाँ, जी ने देवनीत जी। दिवनीत, हाँ, एक महेश दीपू जी और दिवाइन दिवनीत जी थे जिनके और हम्म। आंसर्स थे। हाँ। तो भाई आप सभी को बधाई, जिन जिन लोगों ने भी इतने इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए, और केवल उन्हीं लोगों को नहीं जिनके नाम मैंने बोले हैं या हमने देखे हैं, जिन्होंने भी आंसर दिया है। मैं आप लोगों को ये कहूंगा, ये जो प्रयास है ना कि एक बार चेक करते हैं कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, और उस आंसर को बोर्ड पर डालना, ये अपने आप में भी बड़ी हिम्मत का काम होता है। आप पता नहीं आपको ये लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से छात्रों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, क्लियर होते हैं, लेकिन इतने गट्स नहीं होते कि वो चार्ट पर उसको अप्लाई करके बोल्डली रख सके। ठीक है। एक बात और समझिएगा, जब क्लाइंट के सामने बोलना होता है ना कि भाई आपके साथ ये हुआ होगा या मुझे ये दिखता है, तब तो ऑब्वियसली आपको एक ऊपर वाले का सपोर्ट भी चाहिए, और अपने गुरु पर विश्वास चाहिए, और अपने ज्ञान पर विश्वास चाहिए। लेकिन इस तरह का जो क्विज वाला जो हमने अब आरंभ किया है, उसमें कम से कम आपका चेहरा नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका नाम नहीं पुकारा जाएगा, किसी को तो पता नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप लिखोगे, आप मेंशन करोगे, रीजन के साथ लिखोगे, तो और लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि जितने अच्छी तरह से आपने ये वाले आंसर भेजे, अगले हफ्ते फिर हम ये क्विज आने वाली है, उसके बारे में आप रेडी रहिएगा। और उसमें हम 15 दिन का समय, आपको 15 दिन के अंदर अंदर हम चाहेंगे आप लिखें, और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। और अब जो बेस्ट आंसर है, जिनको हमारी ओर से किताब और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जाने वाला है, उनके नाम भी जान लेते हैं। तो दिव्यांश, सबसे ज्यादा लाइक वाला आंसर कौन सा था सर? जी सर, कुणाल मेढ़ी जी का आंसर था। उनको काफी सारे लाइक्स मिले थे। चलो, तो कुणाल मेधी, आप 9821820026 पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि मेरा नाम बोला गया है और मुझे सर ने कहा है आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो आप वहां पर प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके भी। अगर मौका मिलेगा तो मैं ही लाइन पर आकर आपसे बात करूंगा, और ये चीज भिजवा कर भी। दूसरा, जो हमारे जो आप लोगों ने क्रिटिक्स अवार्ड की तरह अलग रखा है कि हमारी टीम ने इनको सेलेक्ट किया, उसमें कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा है ना? अ, हाँ जी सर, जो हमारा टीम ने जो सिलेक्ट करा है वो प्रीति सक्सेना जी का आंसर है, जो सबसे ज्यादा जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स हमारी टीम से मिले हैं। चलो, तो बहुत आप उनको, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप उनको शाउट आउट फॉर हर। नहीं 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 नहीं, खैर बहुत बढ़िया प्रीति जी, आपका भी काम बड़ा अच्छा लगा। आप भी प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, जरूर आपसे बात करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच एनम जी, अंकित वैद्य, दिव्यांश जी, आप लोगों ने अपना समय दिया, अपनी तरफ से अपना अप्रोच दिखाया कैसे आप चार्ट को देखते। और होपफुली देखो, उनके आंसर जिन्होंने लिखे हो वो तो सीख ही रहे हैं, आप तीनों भी सीख रहे हैं, और मैं भी सीख रहा जी, हूँ कि लोग कैसे देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। तो बढ़िया है, इस ज्ञान गंगा में साथ साथ चलते रहेंगे और भी काम करते रहेंगे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।